देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में ज्योमेट्री का जो चैप्टर आपका चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी इस चैप्टर पर। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है इसमें कि ABCD के स्क्वायर दे रखा है, MAB आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और MC और MD को ज्वाइन किया गया है। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ MDC एंगल। MDC कहाँ है पहले ये देखो, आपको ये वाला एंगल आपको बताना है, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये स्क्वायर बोला है ये वाला, तो आप कहोगे कि इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये वाली साइड अगर मैं A मानता हूँ थोड़ी देर के लिए तो ये भी A हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये वाला है ना, ये वाला ध्यान से देखना है इसको, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये भी आपके पास A है तो ये वाली भी साइड A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी। तो सीधा मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, समझने की बात ये है यहाँ पे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर रहेंगी। ठीक है, क्योंकि यही इसी से सेम साइड से आपके पास फॉर्मेशन आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का हुआ है और स्क्वायर का हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर रहेंगे, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब मुझे ये वाला एंगल बताओगे आप, ये वाला कंप्लीट एंगल ये कितना हो जाएगा। आपको कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो फिर ये वाला और ये वाला अगर इनको कुछ भी मान लो आप, अगर आपने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस ये कौन सा एंगल है, MAD, समझना बातों को। ठीक है, MAD ये तीनों एंगल का टोटल 180 हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल में हम चल रहे हैं। दूसरी चीज़ MAD को आप डायरेक्ट भी बता सकते हो आप मुझे कि MAD की वैल्यू डायरेक्ट कैसे बताओगे। आपको कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पूरा 150 हो जाएगा। तो इस MAD की वैल्यू आप सीधा बता सकते हो 150। इस 150 को इसमें से माइनस करोगे आपको होगे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई, ये कैसे निकाला। जैसे 15 डिग्री आया आपके पास, ये वाला एंगल पता लग गया है आपको, पूरा आपको ये वाला निकालना है, तो पूरा 90 डिग्री है, 90 में से 15 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, तो 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात इतनी। तो ये वाला एंगल आपसे पूछा था, यहाँ पे इजीली निकल गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे कि BCDE ये आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लग रहा होगा लेकिन स्क्वायर बोला तो स्क्वायर मान लो। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड सभी बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये सिंपल सा। आपसे बोला है कि ADC एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल ADC ये वाला। आपको ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। कैसे बताओगे, देखो आपको ये पूरा एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री है और इसमें ये वाला एंगल, ये वाला 60 डिग्री है, तो 90 में 60 माइनस करोगे तो ये वाला आपके पास निकल के आ जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये तो इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सवाल में बोला है कि KI बराबर IT, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, EK बराबर ET, तो E पॉइंट यहाँ पर है तो EK बराबर ET, ये दोनों इक्वल दे रखी। ठीक है, तो आपको TEI मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये आपको बता देना है। तो आप यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा आपसे कि ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, कौन से, देखो एक ट्राइंगल तो ऊपर बन रहा है, देखो ये वाला, ये अभी जो बनाया, एक दूसरा ट्राइंगल नीचे बन रहा है ये वाला। ये दोनों मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूँगा। कैसे बोलूँगा कॉन्ग्रुएंट, ये समझ लो आप। देखो एक साइड ये आपके पास कॉमन है, ठीक है, आप होगे बिल्कुल, और ये वाली साइड इसके बराबर दे दी है और ये वाली साइड इसके बराबर दे दी है, तो तीनों साइड इक्वल दे दी है। तीनों साइड इक्वल है तो आप सीधा बोल दोगे कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे S नियम से। तो सभी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल इक्वल हो जाएंगे तो आप सीधा बोल दोगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये जैसे ही बराबर होगा आप इसको x बोल लो। ठीक है, और x ही आपको निकालना है। क्लियर, क्योंकि ये एंगल है ना TEI, ये x ही मान लिया हमने। तो x प्लस 150, समझना बातों को, x प्लस 150, ये पूरा एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाला एंगल 360 डिग्री का होता है, तो ये 360 के बराबर हो जाएगा। माइनस कर दो, आप कहोगे जैसे ही माइनस किया मैंने तो आपके पास वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, 210, ये 2x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ से सिंपल 150 माइनस कर दिया आपने। अब x की वैल्यू आप बताओगे तो आपको होगा कि 105 डिग्री आंसर आ जाएगा, और यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में बोला है आपसे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जैसे ही बोले आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी
कि आपके पास आमने सामने वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ऐसे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का टोटल आमने सामने वालों का 180 डिग्री होगा, ये यूज होगा इसमें, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब बोल दिया तो अब यही यूज करना है। देखो P और R का 3 गुना है, S Q का 3 गुना है। अब इसमें देखो ऐसे सवालों में आप पहले तो ये डायग्राम से समझ लो, बाकी सवालों को जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे फिर डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, आप डायरेक्टिव ओरली इन सवालों को सॉल्व कर लोगे, कोई भी कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी इस सवाल को मैं समझाने के लिए पूरा एक डायग्राम आपको बना देता हूँ कि देखो पहले इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब तो ये हो गया कि एक सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल सर्किल के अंदर नहीं बना रहे हो तो इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रख लो कि हाँ आमने सामने एंगल का टोटल 180 करना है। तो ये ए बी सी डी नहीं दिया, पी क्यू आर एस दिया है। तो देखो जिस ऑर्डर में आपको ये दिया है ना पी क्यू आर एस, उसी ऑर्डर में ही लिखना है इसको, ठीक है। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, पी क्यू एस आर लिख दो, नहीं वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। P और R के बीच में रिलेशन है, P और R के बीच में रिलेशन है, ठीक है। क्या बोला है कि P है वो R का 3 गुना है। आप जानते हो कि P प्लस R जो है वो 180 डिग्री के इक्वल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल। अब R का 3 गुना है, ये वाली वैल्यू है ना, R का 3 गुना है। अगर आप सीधा बोल दोगे कि R और प्लस P दोनों का टोटल 180 है, अब ये जो P है ये R का 3 गुना है, तो आप सीधा बोल दोगे 3R प्लस R, ये हो जाएगा आपके पास 180। 4R की वैल्यू आ जाएगी 180, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, तो ये आपने निकाल लिया 45। तो ये आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 135 होगा, ठीक है। आगे बोला है कि एस क्यू का 4 गुना है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो एस प्लस क्यू बराबर 180, ठीक है। और फिर इसका 4 गुना है, क्यू का 4 गुना है, तो 4 क्यू, ठीक है, 4 क्यू लिखोगे प्लस क्यू लिखोगे और ये आपके पास 180 लिखोगे, ठीक है। 5 क्यू बराबर 180, क्यू बराबर 36, सिंपल। क्यू बराबर जैसे ही 36 आया तो ये दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ, आपको की दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 144, ठीक है यहाँ तक। तो एस और आर की वैल्यू आपको चाहिए, तो एस कहाँ है आपके पास, ये रहा, आर कहाँ है आपके पास, ये रहा, दोनों को जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आंसर आएगा 189, आपसे यही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी CGL मेंस जो आपका 2022 का हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आपका ये, उसमें ये पूछा गया 7 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब डायग्राम से तो चीज़ें समझ में आ गई आपको किस तरीके से करना है, आप थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं इनको। तो क्या बोला है, देखो ABCD एक चतुर्भुज है, शीर्ष ABCD जिसके वृत्त पर स्थित है, तुरंत समझ जाओगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AC का 3 गुना है, तुरंत समझ जाओ क्या होगा कि C का 3 गुना है ना, तो C प्लस 3C बराबर क्या हो जाएगा 180। ये मैंने कैसे लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ये समझ में आ गया ना आपको। एक बार और थोड़ा सा समझ लो, A प्लस C बराबर 180 था, तो उसको मैंने A की जगह क्या रख दिया 3C रख दिया, क्योंकि ये इसका 3 गुना है। तो 4C इज इक्वल टू 180, तो C की वैल्यू आप बोल दोगे 45 आ जाएगी, ठीक है। आगे D B का 2 गुना है, D है वो B का 2 गुना है, तो आपको होगी 2B प्लस B, ये आपके पास कितना हो जाएगा 180। तो B की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे कि 60 डिग्री आ रही है। और D और C के बीच में अंतर बताना है। D आप मुझे बताओ कैसे निकलेगा, D B का 2 गुना है, तो B 120 हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सी वैल्यू D, और D और C के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ आप मुझे। आपको यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 7, 75 डिग्री आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आ गई आपको कि कैसे करना है इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट ही बोल दिया है आपको, तो ABCD इस तरीके से चीज़ें हैं, आप इनको उसी ऑर्डर में लिखोगे तो आप सीधा बोल दोगे कि A का C के साथ पेयर और B का D के साथ पेयर, दोनों का टोटल 180। तो A को किसके साथ लिखना है आपको, A को C के साथ, आपको कि X और 2X 3X बराबर 180, तो X बराबर क्या आ जाएगा आपको कि 60 डिग्री, आपने सीधा बोल दिया ये। आगे देखो B के लिए 5Y और Y 6Y बराबर 180, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, आपने सीधा बोल दिया, इतना निकाल लिया। X की वैल्यू पता चल गई, Y की वैल्यू पता लग गई, तो ये वैल्यू आप निकाल लोगे। 3X आपको 180 माइनस Y आपको 30, तो 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सवालों में टाइम नहीं लगेगा ऐसे सवालों में। क्वेश्चन 7 आपसे बोल रहा है, तो ये सवाल आप करोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आसान से सवाल है, कर लोगे अब इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सर्किल में ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सर्किल में है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही। AC और BD P पर आपके पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ए बी बराबर ए सी है, बी ए सी इतना है, ई डी सी की वैल्यू बतानी है। डायग्राम बनाओ, फिर चीज़ें अच्छे से क्लियर दिखने लग जाएंगी आपको। आपने बनाया यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके अंदर ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी एंड ये डी। अब इसके डायगोनल भी मिला दो, ये ए सी और बी डी हो गए। ये पी पॉइंट पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आगे बोला है कि ए बी बराबर ए सी, ये ध्यान से समझना, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली साइड ये इसके बराबर है। इतना बोलते आप सीधा बता सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है। आमने सामने वाली भुजाओं के एंगल सामने के बराबर होते हैं, ठीक है। बी ए सी ये वाला दे दिया आपको 48। अगर ये 48 बोल दिया है आपसे, आप मुझे बताइए कि ये दोनों एंगल का टोटल कितना हो जाएगा। आपको 180 में से सबसे पहला काम तो है कि 48 को माइनस कर दो, ठीक है। इसको जैसे ही माइनस करोगे आप कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, यहाँ से बनेगा ये 50 मान लो, 50 से 130 तो 130 आ जाएगा, 132 आ रहा है आपके पास, ये ठीक है ना, 132। इतनी वैल्यू जैसे ही आई आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आपको कि ये वाला एंगल भी 66 हो जाएगा, ये वाला भी 66 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। दोनों का टोटल 132 था, तो ये हो गया इतना। अब एडीसी पर पहुंचना है इस वाले पर, आप कहोगे 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि आमने सामने के 180 होगा। तो 66 जैसे ही माइनस करोगे आप कहोगे यहाँ से आ जाएगा 120 एंड 4 और माइनस 6 और माइनस कर दो 114 आ जाएगा, ठीक है, 114 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला है सवाल में कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, यदि आर पी क्यू बराबर इतना है तो पी एस आर की वैल्यू आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कैसे करना है इसको। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बोला है, लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी है कि पी क्यू व्यास बनाना है, इसका डायमीटर बनाना है, तो पहले से ही आपको कंसिडर करते हुए डायग्राम बनाना है। ये पी क्यू डायमीटर हो गया, इसके बाद में इसी ऑर्डर में इनको रखना है कि पी क्यू एंड ये आपके पास आर एस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि पी क्यू हो गया और आर पी क्यू के लिए बोल दिया ये वाला एंगल, ये आर पी क्यू ये वाला एंगल 23 बोल दिया। आपसे पी एस आर की वैल्यू पूछ ली इस वाले की। आप मुझे बताइए सबसे पहले, ये 23 है तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो। आपको कि बिल्कुल बता सकते हैं। याद करो एक थ्योरम कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 23 है, तो ये आप सीधा बता सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है, इस बार का जो CHSL हुआ है उसमें तो एक यही कंसेप्ट है जो इतनी बार रिपीट हुआ, इतनी बार रिपीट हुआ। पूछो मत कि हर शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि ये कोई डायमीटर दे रखा हो तो उससे सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है। आपको हो गया 90 डिग्री का। एक शिफ्ट में ये पूछा, एक में पूछ लिया कि किसी के द्वारा कॉर्ड के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पर, तो सेंटर पे कितना बनेगा। आपको तो सीधा 180 का बनेगा। एक शिफ्ट में पूछ लिया कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, आपसे डायमीटर पूछ लिया, आपको होगी डायमीटर ही कॉर्ड होगा, क्योंकि इस केस में 90 डिग्री तभी बनेगा ये, तब ये सबसे बड़ी इसकी कॉर्ड हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखो कि सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो आपका डायमीटर होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि इसमें कॉर्ड यहाँ से खींचना शुरू कर रहे हो आप नीचे से, तो बढ़ते 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 डायमीटर पे आके ये सबसे बड़ी कॉर्ड आ जाती है, और इस पर जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है यहाँ पे। अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी एडिशनल जो आपसे पूछी जा रही थी, तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी, ठीक है। अब PSR पूछा है आपको कि ये वाला एंगल तो मैं निकाल लूँगा इजीली। आप 90 में से ये माइनस करोगे 23, ठीक है, माइनस कर लो, आपको 7 यहाँ हो जाएगा 3, तो 67 डिग्री आ रहा है ये वाला। अब यहाँ पर तो रिलेशन आपको पता है कि S और Q का दोनों का 180 होता है, तो S की वैल्यू आप सीधा निकाल सकते हो। 180 में से माइनस कर दोगे कितना, 67 माइनस कर दो, आपको 60 माइनस करोगे तो 120 और 7 113, 113 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर ये बात। आगे बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BC डायमीटर है। अगेन आपको वही सवाल दोबारा एक बार और समझ लो अच्छे से। BC डायमीटर, जैसा सवाल पहले बोल रहा है पहले वह काम करना है। डायमीटर पे बोला है तो डायमीटर बनाओ। अब आगे और बना दो इसको, ये A B C और ये D हो जाएगा, ठीक है। इसी ऑर्डर में रखना है इनको। DBC के लिए बोल दिया है आपके पास, वही अगेन आपके पास 29 डिग्री। BAD ये वाला एंगल वही सेम सवाल रिपीट हुआ है। आप हो गए ये 90 है, ये वाला एंगल बताओगे आप हो गए हाँ।
90 में से 29 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 6, 61 हो रहा है ये 61 जैसे ही आ रहा है तो आप बोल दोगे ये वाला कितना हो जाएगा, आपको होगा ये वाला एंगल जो है आपके पास 119 डिग्री का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये आप किसी जेलमैन से पूछ लिया ये वाला सवाल। तो समझ रहे हो सवाल वही है जो घूम फिर कर कभी CGL के प्री में, कभी मेंस में, कभी CHSL में और रिपीट होकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला सवाल आप करोगे, ये बिल्कुल वही सेम रिपीटेटिव सवाल, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक और सवाल मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले दिया था, वो भी आपका होमवर्क है। दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि PQRST इसी क्रम में केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, जो जीवा TS है यानी कॉर्ड TS है वो PR के पैरेलल है। RQT एंगल आपके पास 58 है। RTS निकालना है। पहले डायग्राम बनाओ, अच्छा सवाल है, समझना ध्यान से पढ़े। तो आपने ये डायग्राम बना दिया इसका। आपको कि सबसे पहले ये देखो डायमीटर क्या बोला है कि PR, तो ये PR तो डायमीटर हो गया इसका। अब देखो ये पॉइंट जो दे रखे हैं ना इसी ऑर्डर में ही आपको लेने। आपको कि P आप Q यहाँ पे कहीं पे भी मान लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। R S S T अपने आप नीचे आ जाएंगे और ये इसके पैरेलल बोला तो इसलिए आपको इसी हिसाब से ही बनाना पड़ेगा इनको। ये TS है जो आपके पास पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइन किसके कि PR के। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आए आपको, तो इनको मिलाना चाहो मिला लो। आपको कि ये PQ, ठीक है, ये यहाँ पर है बिल्कुल सर्कमफेरेंस पे, ये आपके पास PQ हो गया, ये QR हो गया, ये RS हो गया एंड ये आपके पास RT हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। RQT एंगल समझना ध्यान से, ये RQT एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल जो है आपके पास कितना दे दिया है 58। ओके, RTS ये वाला एंगल जो है आपसे पूछ लिया है, ये वाला। तो देखिए कैसे कैसे करना है इसको। सबसे पहले समझो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। एक कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड है, देखो TR कॉर्ड को ध्यान से देखो। TR कॉर्ड पहले गौर करो कहाँ पर है, ये जो डॉट डॉट लाइन से मैंने नीचे बना रखी है। ठीक है, एक बार मैं हाईलाइट करूँ इसको, देखो ये वाली कॉर्ड, इस TR कॉर्ड को ध्यान से देखो, दिखिए आपको ये वाली। इससे यहाँ पर सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है 58 डिग्री का। ठीक है, आपको कि हाँ, ऐसे ही इसके द्वारा सर्कमफेरेंस पे ये वाला एंगल बन रहा है। ये दोनों बराबर होंगे क्या, बिल्कुल, आपको कि बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये मैं थ्योरम्स आपको पहले ही करा चुका हूँ इस ज्योमेट्री चैप्टर की। तो ये दोनों एंगल जैसे ही बराबर हो गए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये वाला एंगल आपको पता है ये पूरा ये 90 डिग्री है। ठीक है, आप मुझे ये कंप्लीट एंगल बता सकते हो कि ये वाला कंप्लीट यहाँ पर आपको कि ये कैसे बताएंगे। देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ था कि पैरेलल लाइन वाला, ये पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, उनको कोई लाइन इस तरीके से तिरछा कट करके जाती है, तो आपको मैंने बताया था कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये वाला 58 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप सीधा बोल दोगे कि 122 हो जाएगा ये। ठीक है, ये जैसे ही 122 हुआ, आपको एक कंसेप्ट पहले से पता है इसमें कि ये वाला इतना एंगल ये 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बनने वाला कौन है। अगर ये इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो आपके पास जो आपको चाहिए वो आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें क्लियर है ना आपको। RTS एंगल निकल के आ जाएगा, माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, यहाँ से बनेगा 32 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्लियर। कैसे कैसे किया, पहले ये एंगल से यहाँ पर पहुँचे, फिर इससे पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट लगाया, फिर 90 डिग्री वाला माइनस किया, आंसर आ गया। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। QR इसका डायमीटर दे रखा है, ये एंगल इसके है, तो QPS बताना है। ऐसा सवाल तो कर लिया है ना ऐसा अभी थोड़ी देर पहले, दोबारा देख लो एक बार थोड़ा सा कि ये QR हो जाएगा आपके पास इसका टाया, और ये PQRS ये P हो जाएगा, ये Q ये RS। आगे SQR के लिए बोल दिया है आपके पास 24। QPS ये वाला पूछा, ये तो वही सवाल हो गया। ठीक है, ये भी आप कर लोगे, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल आपके पास BD और AC एक दूसरे को E पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल PCE और ECD आपके पास 35 है और ये 138 है। BAC बताना है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना आप,
इंग्लिश मीडियम में आपके पास एंगल BEC लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे BCE लिखा है, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हो जाएंगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो करेक्ट है आपका, ये हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो आप, इसको BCE की जगह BEC कर लो, ठीक है। बाकी इसके PDF में मैं इसको करेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी करेक्ट कर लो आप इसको। तो अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये बनाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD हो जाएगा। आगे जो बोल रहा है कि BEC एंगल, तो पहले तो E पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे E पॉइंट हो जाएगा। इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल आपको दे दिया है, आपको बोला है 138 है ये वाला। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और समझना चीज़ों को। जो ECD एंगल, ये तो दोनों में सही दे रखा है, ECD आपको होगा ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपके पास 35 दे दिया है, ओके। तो आगे BAC मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए। आप मुझे बताइए कैसे निकालोगे। देखो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे सवालों को सोचने के, तो आप क्या करो बताओ। आपको देखो ऐसा कर सकते हो, ये अगर 35 है तो मैं इसको भी 35 बोल सकता हूँ क्या, आपको बिल्कुल, ये भी 35 हो जाएगा। ये 35 है, ये आ गया, ये आपके पास 138 आ गया। तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो, आपको एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल है, तो 138 है, तो 180 में से माइनस कर दो 138, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पास ये 42 आ जाएगा, ये वाला, ये 42 आ गया, ये 35 हो गया। तीसरा एंगल आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 42 और 35 कितना हो जाएगा, ये 7, और ये आपके पास 77 हो रहा है। 180 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे इजीली। आपने माइनस किया, आपको हो गई ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 103, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 103 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 14 हो गया है। 15 देखिए, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एंगल दे रखे हैं, BCD की वैल्यू आपको बतानी है। आपने बनाया यहाँ पे, ये ABCD हो गया, और यहाँ पे P पॉइंट पे टच कर रहे हैं। DBC ये वाला एंगल 72 बोल दिया है। BAC ये वाला एंगल आपको बोल दिया 42। BCD की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। BCD मतलब एक कंप्लीट एंगल पूछ लिया है। अब बताओ कैसे करोगे। अगेन वही सेम चीज़ें, ये 42 है तो आप सीधा ये बोल दोगे 42, ये दोनों पता लग गए तो ये वाला एंगल इजीली निकाल लोगे। 2 और 2 4 और 7 4 11, ठीक है। तो 114 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा वाला आपको भी 66 हो जाएगा। 16वां सवाल देखिए कि O केंद्र वाले वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। AC और BD को आगे बढ़ाने पर E पॉइंट पर मिलती हैं। AB को बोला है कि डायमीटर है और ये एंगल्स कुछ दे रखे हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसी जानकारी दे रखी हो कि जिससे डायग्राम इस तरीके से बने हो, तो वो ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे AB डायमीटर बोला है तो डायग्राम उसी हिसाब से बनाना है। तो ये AB डायमीटर हो गया। अब आगे AC और BD दो जीवाएं हैं, तो इनको आगे बढ़ाओ। ठीक, और ये आगे E पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तो ये आपके पास E हो जाएगा, ये आपके पास D पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या बोला है कि एंगल AEB, मतलब ये E पॉइंट है ना, ये ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। ये वाला एंगल, ये पूरा ऊपर वाला, ये आपके पास 36 दे दिया है। तो एंगल DOC पूछ लिया है एंगल आपसे, DOC ये वाला। आप मुझे बताइए ऐसे सवालों में तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, ठीक है, याद करो आप, ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट आपको कि ये वाला एंगल जो होता है इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे नहीं जाना, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। मैंने पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से कई बार डिस्कस कर दिया, ये कंसेप्ट आपको रट गए हैं। 180 देखो अंदर वाला एंगल पूछे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 36 का 2 टाइम्स आपको 72, माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपको 108 डिग्री, सीधा आंसर आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब देखिए 17 से आगे 1-2 सवाल और डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये सेम पैटर्न आपके पास रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है, और इनका फिक्स एक डायग्राम है, उसी से आपके पास ये सवाल होते हैं।
तो उसको अच्छे से समझ लो इस सवाल में ही, ठीक है। आगे से कभी भी ऐसे सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी और सबसे कम से कम टाइम में ऐसे सवाल बन जाएंगे आपसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके। तो आपसे बोला है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, भुजाएं AB और DC आगे बढ़ाई जाती हैं तो E पर मिलती हैं, और AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है तो F पर मिलती हैं। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है 2 एंगल की वैल्यू, तीसरे एंगल की वैल्यू आपसे पूछ ली है। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल आपको कंसिडर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिल नहीं है, नहीं मिल रही है तो मिला दो इनको, मिलनी है ये डायग्राम बनेगा आपका। तो अब इसमें क्या मामला है देखिए कि अब इनको नाम दे दो आप, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। क्या बोला है, AB और DC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ये E पॉइंट हो जाएगा। जिस हिसाब से नाम दोगे पॉइंट उस हिसाब से लिखने हैं आपको। आगे AD और इधर BC को आगे बढ़ाया जाता है तो ये F पर मिलती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ADC एंगल है वो 76 है, ADC एंगल ये वाला, इसकी बात हो रही है, 76 हो जाएगा ये। और AED एंगल है वो आपके पास ये 55 है। आपसे AFB की वैल्यू पूछिए ये वाला एंगल की, ठीक है। तो देखिए कैसे करना, बहुत आसान सी अप्रोच में आपको बताता हूँ कि देखिए इस एंगल तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप सिंपल क्या करोगे, अगर आपको देखो इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, अगर इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, कौन से में, APF वाले में, ठीक है, AFB वाले ट्राइंगल में अगर आपको एंगल B की वैल्यू पता लग जाए, एंगल A की पता लग जाए, तो आप F की वैल्यू इजीली निकाल लोगे क्योंकि 180 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो 76 ये दे रखा है तो B तो आप इजीली निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये 76 है तो ये सामने वाला एंगल है और उसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इजीली बता दोगे कि ये वाला एंगल कितना होगा आपको, कि ये वाला एंगल हो जाएगा 104 डिग्री। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 104 जैसे ही आया, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाले इस ट्राइंगल में चल लो आप, ये वाले ट्राइंगल में, इधर कौन से में, AED, गौर से देखो मैं बोल रहा हूँ इसको, AED, इसमें ये वाला एंगल 55 डिग्री दे रखा है, ये 76, तो ये वाला इजीली बता सकते हो आपको कि हाँ 6 5 11 और 7 5 12 और 1 13, 131 हो रहा है ये। तो आप ये सीधा बोल दोगे ये कितना हो जाएगा, आप हो गए 49 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर। ये 2 एंगल जैसे ही पता लगे आप इजीली ये वाला एंगल बता दोगे। अब आप दोनों को जोड़ लो, आप कहोगे दोनों को जोड़ा तो आपके पास वैल्यू है वो बन रही है, वो कितनी बन रही है, 9 और 4 13, 153 हो रहा है ये तो 153। तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा वो आप मुझे बताइए, आप कहोगे 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो समझने की बात क्या है कि कैसे कैसे इसको डील करना है, अच्छे से समझ लो। इसी सवाल में आगे से कोई परेशानी नहीं होगी इन सवालों में। ये ऐसे ही सवाल दिया रहता है और यही 2 एंगल की वैल्यू आपसे दी हुई होती है और ऐसे ही करना है इनको। ये 55 दे रखा है, ये दे रखा है आपको कि यहाँ से मैं यहाँ पहुँचूंगा सबसे पहले, तो ये वाला एंगल निकाल लिया आपने, ये निकल गया आपके पास। फिर इस वाले ट्राइंगल में मैं चलूँगा, इस वाले में, तो यहाँ से क्या करूँगा, इस वाले एंगल को निकाल लूँगा। ये 2 एंगल जैसे ही पता लगे आपके पास, ये वाला F वाला एंगल आप इजीली निकाल लोगे, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ये बात, तो ऐसे करना है इन सवालों को। आगे से क्लियर हो गई बात। तो आगे एक और सवाल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार और। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, भुजाएं आपके पास AB DC को आगे बढ़ाया E पर मिलती है, इनको मिलाया F पर मिलते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये सब कुछ निकालना है। वही सेम सवाल, तो कैसे करना है आपको, वही डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपका डायग्राम बन रहा है, ठीक है, बन गया। अब इसके बाद में इनको नाम दे दो, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D, और ये आपके पास यहाँ पे मिल रही हैं। किस किस को मिलाया, देखो AB DC को आगे E पर, ठीक है, ये आपके पास F हो जाएगा। फिर
और ADC एंगल, ADC ये वाला दिया है 78 दे दिया, ठीक है। और BEC कौन सा है BEC, आपको ये वाला एंगल, ये कितना है, आपको ये 52 है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम सवाल हो गया। AFB वही निकालना है। कैसे करोगे, आपको कि पहले सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस 78 से मैं यहाँ आऊँगा, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा आपके पास 102 डिग्री। ये 52 से ये वाला एंगल निकाल लूँगा, इन दोनों को जोड़ो, आप कहोगे 8 2 10, और ये ऐसा करो ना, इसको 80 हो जाएगा, ये 51 8 5 13 130, एंड ये आपके पास 50, ये आपके पास 152, तो ये आपके पास कितना 28 आएगा क्या, बिल्कुल। तो इस तरीके से इजीली आप यहाँ पे सवालों को डील करोगे, आगे से कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली इन सवालों में, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ, ये 28 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19वां क्या बोल रहा है कि वही चीज़ है, तो ये वाला सवाल आपका होमवर्क हो जाएगा, आप भी तो करोगे ट्राई क्वेश्चंस। तो ये बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही करना है, और आपका आंसर इसका जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल गए हैं अभी तक क्लास में, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है सवाल कि ये है और इसको ई पर मिलता है, इसको मिलाने पर एफ पर मिलता है, ये हाँ बिल्कुल वही सेम सवाल दोबारा, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस क्लास में, ये वाले, ठीक है। आगे से कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए आपका इन ज्योमेट्री में, इसमें कंसेप्ट पर। आगे बोला है कि अगला कंसेप्ट देखिए, एंगल सी और डी के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर हैं, वो आपके पास ई पर मिलते हैं। CED बराबर ये है तो ए बराबर ये है तो बी बताना है। तुरंत ऐसा बोलते ही आपके पास तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात की थी, ठीक है, याद करो। ABCD इनके एंगल बाइसेक्टर इस पर मिलते हैं, तो सीधा इस जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बना है ना, ये आपके पास CED बोला है, इस CED की वैल्यू क्या होती है, आप याद करो, A + B / 2 होती है, ठीक है, याद करो, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इतनी वैल्यू होती है, तो आप सीधा रखो वैल्यू, जिसमें ये वैल्यू कितनी दे रखी है, CED 57, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको हो गए ये जो वैल्यू है वो A + B की हो जाएगी, ओके। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको हो गए 55 110 114 ये हो रहा है, और इसमें से 47 माइनस कर देना, तो B की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। माइनस की आपको 7, यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 6 67, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 22 बोल रहा है आपसे कि PQRS की 4 भुजाओं को स्पर्श करता है कोई वृत्त, तो ये इतने के बराबर है। ये तो सीधा कंसेप्ट हो गया। ये देखो, ये छोटे छोटे सवाल है ना, इनके सबके मैंने जो थ्योरम्स हैं वो सभी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आप रेगुलर जुड़े हुए हो चैनल से, तो आप सब चीज़ें लिंक कर पा रहे होगे। ये सब पहली ही क्लास जो आई थी आपके पास क्वाड्रिलेटरल की, उसमें ये सभी थ्योरम्स डिस्कस कर दिए मैंने। तो आपका क्या बोला है कि ये सर्किल है, इसको टच करती हैं, ये आपके पास कोई सर्किल को अंदर ऐसे टच करती हैं, तो मैंने आपको बताया था ये PQRS आमने सामने भुजाओं का योग इक्वल होता है, तो PQ + RS ये आपके पास QR + SP के बराबर हो जाएगा। PQ 11 दे रखा है और RS आपके पास निकालना है, ओके, एंड QR आप होगे 12 एंड PS आप होगे 8, ये 20 माइनस 11 आप होगे 9, ऑप्शन नंबर डी। 23 देखिए, किसी वृत्त की परिधि पर 3 पॉइंट हैं PQR, ओके। QR व्यास है, आपको जैसे QR व्यास बोला तो आप सीधा ही ऐसा काम करोगी, QR को व्यास बनाओगी, क्योंकि ये कुछ जानकारीज होती हैं जिनसे डायग्राम आपका सही बनता है। जैसे ये बोला इतना बना दिया आपने, PQ बराबर PR है, आपको कहोगे ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात हो गई। आप कहोगे अगर ये डायगोनल डायमीटर बोल दिया तो ये सीधा बोल दोगे 90 डिग्री, और ये भी बराबर दे रखा था। आप एक चीज़ गौर कर रहे हो यहाँ पे, ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज तो हुआ, साथ साथ ये 90 डिग्री भी है, राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये आपके पास। तो ऐसे केस में जो साइडों का रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1:√2 का। ये आपको मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्कस किया था। रेडियस आपको 7 दे रखी है, 7 ये दे रखी है, ठीक है। तो 7 + 7 14 जो वैल्यू है आपके पास डायमीटर की है, ये √2 की वैल्यू है हमारे अनुसार। हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, आपको होगी 7√2 हो जाएगी, सिंपल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 आपको बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके पैरेलल है और E और F इनके मध्य बिंदु इस हिसाब से है, ठीक है, ओके। तो देखिए
ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना आपके पास, जो बोली है सवाल में, ये थोड़ी सी काम की है आपके पास। ए बी सी डी आपने बना दिया, इसको है ना सवाल दूसरे तरीके से बोल सकता था, आपको ये भी बोल सकता कि ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो भी आपको तुरंत समझ जाना था कि ये इसके पैरेलल होना है। लेकिन इसमें सवाल में ऐसे नहीं बोला कि ट्रेपेजियम है, हालांकि ट्रेपेजियम ही है, कंडीशन दे दी है। अगर ट्रेपेजियम बोल देगा तो ये कंडीशन नहीं देगा आपको, ठीक है। समझ गए सवाल? दोनों तरीके से पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, दोनों तरीके से पूछा गया है। ये मेंस में पूछा, इसमें क्या बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया, सिंपल। तो इतनी बात समझ में आ गई। ए और एफ इनके डायगोनल के मिड पॉइंट है, तो इस वाले केस में मैंने एक कंडीशन लिखाई थी आपको, अगर इसके डायगोनल के मिड पॉइंट है तो ई एफ की वैल्यू पूछता है आपसे। तो ई एफ की वैल्यू क्या होती है कि ये वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू माइनस करो और डिफरेंस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डिफरेंस लोगे 18 माइनस 6 आप होगे 12, 12/2 आप होगे 6, 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक करके आगे बढ़ जाओ। दूसरा कंडीशन भी है और होता है इसमें, ध्यान रखना। इसमें कभी कभी इनके ये वाली इनके मिड पॉइंट से मिला के ये वाली साइड ड्रॉ करवाता है, ठीक है। अगर ये है ई एफ तो इस वाले केस में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस वाली साइड का दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, इस वाले केस में दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2। और दूसरा केस जो है आपके पास डायगोनल के मिड पॉइंट को अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, इस वाली साइड और इस वाली साइड का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कंडीशन मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये वही सेम सवाल आप बता दोगे इसको तो इजीली। दोनों का डिफरेंस आपको हो गए 16 माइनस 11 आपको हो गए 5, 5 में से भी 0.2 माइनस कर देना था 4.8, 4.8 इसमें भी 2 का डिवाइड करना है, आप हो गए 2.4। ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि समलम चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू, देखो इसको थोड़ा करेक्ट करना, पी क्यू है जो आर एस के पैरेलल है, तो और डायगोनल इसका पी आर है और क्यू एस ओ प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, इसको थोड़ा हिंदी में ही थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, बाकी मैं इसको जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें करेक्ट कर दूंगा इसको, कि पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। तो पी क्यू और ये इस हिसाब से दे रखी है, वैल्यूज़ आपको बतानी है आपको, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं एक इसका छोटा सा, ये पी, ये क्यू, ये आपके पास आर और ये आपके पास एस। देखो थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना पड़ेगा इसको, कि एस आर की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है ना, तो ऐसा करो इसको एस आर को ऊपर कर दो, पी क्यू को नीचे कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो इसको। ये आप यहाँ से ऐसा कर लो, इसको पी क्यू ये आर एस हो जाएगा, सिंपल। तो ये 10 दे रखा है, ये आपके पास 4 दे रखा है। आगे क्या बोला है इसमें कि इसके डायगोनल पी आर और क्यू एस जो हैं ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आगे क्या बोला है कि पी ओ क्यू ये वाला और एस ओ आर ये वाला, इन दोनों का आपको एरिया बताना है, ठीक है, कि किस हिसाब से होगा। सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे देखिए समझिए कि इनके एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे। अब ये दोनों जो ट्राइंगल हैं इनको आप ये बोल सकते हो कि ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप बताओ मुझे, आपको कि बिल्कुल होंगे ये सिमिलर। अगर ये सिमिलर होंगे तो साइडों का रेशियो अगर पता लग जाए तो एरिया का रेशियो आप निकाल सकते हो। साइडों का रेशियो क्या है यहाँ पे, पी ओ क्यू की साइड क्या है आपको कि 4, इसकी साइड क्या है आपको कि 10। रेशियो क्या है साइडों का आपको कि 2:5 का है। एरिया पर पहुँचना है तो आपको स्क्वायर कर देते हैं, तो 4:25 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, इससे पहले वाली क्लासेस जो हुई हैं, कि साइडों का रेशियो अगर दे रखा हो 2:3, एरिया पे पहुंचना है तो स्क्वायर कर देते हैं, 4:9 का हो जाएगा, सिंपल। आगे बोला कि समलम चतुर्भुज है, इसमें ये पैरेलल दे रखे हैं, इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले। तो ये वाला सवाल तो हो गया ना, अभी डिस्कस किया था, ये रिपीट हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये वाला सवाल अभी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर हुआ था, ये जस्ट थोड़ा सा पहले चल लो आप, ये वाला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 25 हो गया, ये रिपीट हो गया ये वाला सवाल। 28 देखो, एक समलम चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई ये दे रखी है, इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ये है, तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है। इसका एरिया का फॉर्मूला ही ये होता है कि परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दोनों के बीच की भुजाओं की और दोनों भुजाओं का योग। आपको दोनों का योग किया 45, इसको काटा 7 से मल्टीप्लाई किया 35, 28, 3, 31, 315। ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, फॉर्मूला है सीधा। 29 देखिए इसके बाद में
कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की ये है तो विकर्ण की लंबाई। आपको मैंने इसका ज्योमेट्री थोड़ी सी समझाई थी कि कैसे कैसे निकल रहा है ये। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो ये दो आपके पास ट्राइंगल से मिलकर बना है। तो इसका एरिया ही ऐसे निकलता है कि 1/2 दोनों परपेंडिकुलर जो डाले गए उनकी दोनों का जोड़, दोनों का एडिशन, आपको दोनों का जोड़ा 28, और उस डायगोनल की लंबाई आपको डी, ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू दे रखी है 336 के इक्वल। आप इसको काट लो, आपको 14 बार कट जाएगा, ये 14 को डिवाइड करो, आपको 14 दूना 28, 5 और ये 14 चौके 56, तो 24 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 में बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, AC डायगोनल की लेंथ है वो 24 है, विकर्ण AC सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंबों का योग ये है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, देखो वही सेम सवाल है आपके पास, अभी जो पहले वाला डायग्राम था वही, और डायगोनल की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, आपको दे रखी है 24, और दोनों के ये जो है शीर्ष लंबों से डाले गए का योग ही दे दिया है आपको, तो यहाँ पे अच्छी बात है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आ जाएगा 12 डिवाइड मल्टीप्लाई किया 120, ऑप्शन नंबर बी। मेंस में पूछा गया आपसे, आंसर हो जाएगा इसका 120। 31 में बोला है आपसे कि समचतुर्भुज की भुजा आपको ये दे रखी है और इसका विकर्ण ये है। देखो ये जो सवाल है ना आपके पास, सवाल आसान है, लेकिन इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार कराता भी हूँ ये वाला सवाल, जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कई बार कराए हैं। तो दो तरीके हैं इसको सवाल को करने के, एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से जाओ आप, या फिर इसकी ज्योमेट्री पे थोड़ा सा गौर कर सकते हो। फॉर्मूला तो क्या है, फॉर्मूला तो आप सिंपल में बता देता हूँ आपको, d1² प्लस d2² बराबर होता है 4a²। ऐसे केस में क्या करता है, आपको एक साइड की वैल्यू दी हुई होती है, सभी साइड तो इक्वल होती हैं तो वो एक ही वैल्यू पता हो गई, एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी होती है, दूसरे डायगोनल की वैल्यू आपको निकालनी रहती है। ऐसा ही सेम केस है यहाँ पर, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एरिया निकालना है। आपको पता है कि एरिया जो होता है d1 × d2 होता है, ठीक है। आपको दोनों डायगोनल पता होने ही चाहिए, तब आप इसका एरिया निकाल पाओगे। तो एक डायगोनल की वैल्यू देता है आपको ये, तो दूसरे की निकालनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो दूसरे की निकालने के लिए दो तरीके हैं, वो जो एक तो क्या है कि ये फॉर्मूले से चले जाओ, या फिर दूसरा क्या है कि ज्योमेट्री से चले जाओ। ज्योमेट्री से निकालना, मैं हमेशा आपको ज्योमेट्री ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ज्योमेट्री से थोड़ा सा करें इस सवाल को, फॉर्मूले से तो आप कर लोगे इस वाले से, और फिर जो आएगा डायगोनल उसको इसमें रख देंगे तो एरिया आ जाएगा सीधा। तो अब ज्योमेट्री पे थोड़ा सा करते हैं कंसिडर। अब ये जो फॉर्मूला आया ना, ये ज्योमेट्री से ही आया है आपका। तो ज्योमेट्री में क्या मामला है, आपको होगी कि कोई भी अगर समचतुर्भुज है तो सभी साइड तो इक्वल रहेंगी ही रहेंगी, डायगोनल अलग अलग रहेंगे, लेकिन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और आगे बोला है कि एक भुजा, आप इसकी भुजा 13 दे रखी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक डायगोनल आपके पास 10 दे रखा है, आप किसी को भी मान लो, आपको होगी 10, अगर ये दे रखा है तो आपको ये 5-5 हो जाएगा, ठीक है, 5-5 हो जाएगा ये। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आपको कि बिल्कुल ये 12 हो जाएगी, 5, 12, 13 का। तो ये ऐसे सवाल ट्रिपलेट से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ये आपने जैसे ही 12 बताया था, ये इतनी वैल्यू है, तो इतना भी ये भी 12 हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा आपको, ये 24। तो यहाँ से आपने ये दूसरा डायगोनल निकाल लिया है। जो मेहनत आप उस फॉर्मूले में करते वो आपने डायरेक्ट यहाँ से ज्योमेट्री से देखते ही निकाल लिया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ऐसे निकाल सकते हो इस सवालों को। तो 24 जैसे ही आपने निकाला, फिर आपके पास काम आसान हो गया है, फिर तो कुछ बचा नहीं है सवाल में। एक डायगोनल 24 का है, दूसरा डायगोनल 10 का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 2, क्योंकि यही फॉर्मूला है आपके पास, d1 × d2 डिवाइड बाई 2। 240 डिवाइड बाई 2 आपको 120 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ूँ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। एक समबहुभुज है कि विकर्णों की संख्या आपको बतानी है जिसके अंतः कोणों का योग। अब देखिए यहाँ से पॉलीगन वाले सवाल स्टार्ट होते हैं। फॉर्मूले मैंने आपको एक स्लाइड थी उसमें सब कुछ डिस्कस किया था, जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे पॉलीगन में, डायगोनल के हो गए आपके पास, चाहे इंटीरियर एंगल के हो गए, एक्सटीरियर एंगल के हो गए, सभी फॉर्मूले एक ही स्लाइड में डिस्कस कर दिए थे, ठीक है, डोज की फॉर्म में। तो वो सब कुछ याद है आपको। तो अब फॉर्मूले, अब सवाल में कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि टोटल अंतः कोणों का योग किसी भी। अब एक और चीज़ बोली कि समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब ये होता है कि सभी साइड इक्वल हैं, तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगन का मतलब यही होता है। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, आपको n-2 × 180 जो वैल्यू है आपके पास 2700 के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, अब काट लो इसको, 9 से 2 बार, 9 से ये 3 बार, 2 से आप हो गए 15 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 17। मतलब ये 17 साइड का क्या है, एक पॉलीगन है, 17 भुजाओं वाला।
अब इसके विकर्णों की संख्या, अब विकर्णों का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपको कि 17 इंटू 17 माइनस 3 14/2, इसको काटोगे 7 बार, 17 संते 119, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी आपसे पूछा गया CGL मेंस में 2022 के लेटेस्ट सवाल है, अभी 6 मार्च का ही सवाल है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऐसे करना है इन सवालों में, कुछ भी नहीं है। 33 देखिए, यदि किसी समबहुभुज का एक अंतःकोण किसी समबहुभुज के एक अंतःकोण का इतना गुना है, तो समबहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो क्या करना है, देखिए इंटीरियर एंगल जो बोला है ना, वो आपके पास दूसरी चीज़ है ना, समदशभुज। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि एक समदशभुज के का एंगल कितना हो जाएगा। दशभुज का मतलब 10 साइड है, 10 साइड है तो उसका एंगल क्या आएगा। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। मैं आपको सभी तरीके डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ऐसा सवाल में क्या करना है कि एक्सटीरियर एंगल से थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, तो उस पर थोड़ा फोकस किया करो। अगर एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो समदशभुज की, तो आपको होगी 360 बटे, अगर मैं 10 का डिवाइड करूं, आपको पता है कि पहले मैं 10 भुज का मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, 10 भुज वाले पर। और तो क्या करूंगा, मैं पहले इसका इंटीरियर एंगल निकालूंगा। इंटीरियर निकालने से पहले मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ 10 भुज वाले का। तो कैसे निकालूंगा, आपको कि पूरे समबहुभुज के सभी एक्सटीरियर एंगल का टोटल 360 होता है, एक का मैं निकालूंगा 10 से डिवाइड किया तो 36 डिग्री आ गया। ये एक्सटीरियर आया है, तो इंटीरियर क्या आएगा आप मुझे बताओ, 144 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है। तो यहाँ से आपने 144 डिग्री ये निकाल लिया। ये कैसे निकाल लिया, अभी ये कंसिडर करो इसको, ये इंटीरियर एंगल आ गया 10 भुज वाले का, इस वाले का। अब ये इसको और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे आप, कैसे, n-2, इसको आप कैसे निकाल सकते थे, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, यहाँ से निकाल सकते थे। आपको ये कैसे, देखो 10 भुज है तो आपको n की जगह मैं 10 रखूँगा, तो 10 - 2 आपको 8 इंटू 180 डिवाइड बाई कितना 10, तो इस 0 से 0 18 अंठे 144, तो यहाँ से भी 144 आ गए। तो कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको अप्रोच बहुत सारी पता होनी चाहिए जिससे आसान किया जा सके सवालों को। तो 144 निकल गया। अब यही चीज़ बोलिए कि इसका आपको कितना लेना है, 15/16 गुना लेना है, क्योंकि दूसरे पर बात करनी है आपको। एक तो ये दूसरे की सहायता से दूसरा निकालना है, तो इसका 15/16 जैसे ही निकालोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपको, कि 16 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, 15 9 225। ये 225 क्या आ गया आप मुझे बताइए। ये जो आया ना ये वैल्यू, ये आपके पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई है एक दूसरे बहुभुज की। अगर ये इंटीरियर की आ गई तो एक्सटीरियर के एंगल की वैल्यू बता दो, क्योंकि मुझे उसके साइड चाहिए सबसे पहले। अगर साइड पता लगेंगी ना तब तो आप 15 9, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, ये गलत कर दिया ना हमने। ये इससे 16 से 9 बार जाएगा तो 15 9 135 आएगा ना, 225 कैसे कर दिया। ये 135 जो वैल्यू आई है, अब ये आपके पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू आई है। अब हमें उसकी साइड चाहिए, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो लगाने को, तो n-2 और ये वगैरह वगैरह, ठीक। लेकिन मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि एक्सटीरियर एंगल पे ज़्यादा फोकस किया करो। ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा आपको, कि एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इसका 45 डिग्री, ठीक है। 45 जैसे ही पता लगा आपको, ये समझ में आ गया कि दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। दूसरे पर मैं चल रहा हूँ जिसमें मुझे कैलकुलेशन करनी है। ये 45 जैसे ही आया तो आप मुझे बताइए उसका 45 ये है, तो पूरा तो 360 होता है, तो कितने साइड का रहा होगा आपको, कि 360/n बराबर 45, तो 360/45 बराबर n। तो ये आप यहाँ से साइड निकाल सकते हो इसकी। तो ये इससे कितनी बार जाएगा आपको, कि 45 से ये जाएगा आपके पास, काट लो इसको, तो 45 से 90 2 बार, और 90 से 4 8 बार जाएगी सीधा सीधा। तो ये 8 साइड का आपके पास पॉलीगन आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 8 साइड का जैसे ही पॉलीगन आया, वो जो है उस पर कैलकुलेशन हो रही है पूरी, तो उसके डायगोनल कितने हो जाएंगे आपको, 8 इंटू 5 8 - 3 बटे 2, तो आपको 40/2 आपको 20। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बातें चीज़ें समझ में आ गई आपको पूरा, और सवाल पूछा गया है अभी यहाँ पे लेटेस्ट में, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ूँ इसके बाद में, ये देखिए 34
एक सामान्य बहुभुज में ए के आंतरिक कोणों का योग इतना दे रखा है, एक सामान्य बहुभुज में बी के आंतरिक कोणों का योग इतना दे रखा है। तो बहुभुज में इसकी भुजाओं का योग कितना होगा, ए की और बी की। देखिए क्या कर सकते हो कि आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है इंटीरियर एंगल की, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक तो क्या है तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो आप कि 1260 है, या फिर एक्सटीरियर वाला लगा लो, केस कोई सा भी लगा लो, आपकी मर्जी हो जो। n-2 180 बराबर 1260 आपने सॉल्व किया, ये 18 संते 126 और n की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है कितनी, ये 7 और 2 9 आ गई है। पहले वाले के लिए आ गई है पॉलीगन, पहले वाले NA के लिए, ये NA ए जो है वो n साइड वाला पॉलीगन है, उसकी वैल्यू आ गई है, आपने कितनी निकाली है 9। तो ये 9 साइड वाला पॉलीगन है। दूसरे वाले पे चलो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो चीज़ों को कि आप गौर करना है इसमें। देखो बटे में 7 आ रहा है ना, देखो मतलब क्या हुआ कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे 7 फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। और 7 फ्रैक्शन में कब आएगा, जब 7 से कुछ डीलिंग हुई होगी, 7 से कुछ कंसिडर किया होगा। तो 7 कंसिडर किया तो मतलब सीधा समझ जाओगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे सीधा भी बता सकते हो कि साइड की वैल्यू जो आएगी आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि दूसरे वाले के लिए NB के लिए 7 आ जाएगी, और दोनों को जोड़ोगे, यही पूछा है आपसे, तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो ऐसे टिक करके आप सीधा बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि इसमें ये 7 कैसे आया, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहला तो समझ में आ ही गया, दूसरा भी देख लो। दूसरे की जो ये वैल्यू दे रखी है ये क्या है, आप मुझे बताओ आपको कि ये जो वैल्यू है आपके पास प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब n-2 बटे n, ये जो वैल्यू है आपके पास है कितने की, ये इसमें और एक और चीज़ है, इंटू 180 बराबर ये वैल्यू दे रखी है आपके पास। इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे वो, फिर यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का, एक और है। दूसरा तरीका भी है, इसको कैसे कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपके पास, ऐसे भी कर लोगे इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा, n की वैल्यू यहाँ से भी निकल के आएगी, वही आएगी आपके पास साथ ही। एक कंसिडर और क्या कर सकते हो इसमें कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सटीरियर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये लगभग 130 के लगभग है, आप समझना थोड़ा सा गौर करके, 130 के लगभग है। तो जो दूसरी इंटीरियर एंगल की वैल्यू, एक्सटीरियर की वैल्यू आएगी वो लगभग 50 के, ठीक है। अब मैं अप्रोक्सीमेट करके कर रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पे, चीज़ों को एक्यूरेट भी कर सकते हो। ये लगभग 50 के लगभग आएगी, किसकी वैल्यू, आपके पास एक्सटीरियर एंगल की। अगर 50 के लगभग वैल्यू आ रही है, आप मुझे सीधा बात समझाना कि अगर देखो, अगर 360 डिग्री है मामला, अगर 60 होता है, ठीक है, बटे में 60 होता है, तो ये आपके पास 6 साइड वाला, मतलब जो 6 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसका एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और अगर आपके पास जो ये 45 मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, तो इससे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आपके पास 8 साइड वाला पॉलीगन आ जाता है। मतलब ध्यान से देखो दोनों चीज़ों को, अगर 45 डिग्री होता है तो वो आपके पास 8 साइड वाला पॉलीगन हो जाता है। अगर 60 डिग्री होता है तो आपके पास 6 साइड वाला पॉलीगन हो जाता है। तो इनके बीच में क्या बचा, आप मुझे बताओ। 45 और 60 के बीच में क्या है, आप हो गई 50। तो इनके बीच में लाई कर रहा है ये वाला एंगल, तो इनके बीच में 6 साइड और 8 साइड के बीच में क्या लाई कर रहा है, आपको 7 साइड वाला। तो यहाँ से भी देख के चीज़ों को सोच सकते हो, तो आप कह दोगे यहाँ पे कि 7 साइड वाला पॉलीगन है ये, तो n की वैल्यू यहाँ से 7 निकल के आएगी। अब ये सब चीज़ें हैं ना आपके पास ऑब्जर्वेशन से हैं, आप कहोगे यहाँ पे इतना करने की क्या आवश्यकता है। देखो चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर तो आप इजीली निकाल लोगे, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला ये है, आप वैल्यू पुट करो, सीधा काम हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को भी तो आसान करना है, सवाल को कम टाइम में भी तो करना है, ठीक है। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भी तो करने एग्जाम में, तो वो सभी पॉइंट को मैं कंसिडर करते हुए सभी क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। केवल सवाल का सॉल्यूशन कराना ही मोटिव नहीं है इन क्लासेस का। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये सभी तरीके, ये सोच आपकी, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए सवालों के प्रति, ठीक है। तो यही कोशिश की है मैंने इन पूरे, इस जो पूरा कोर्स मैंने आपको कराया है इसमें। तो ये समझ में आ गया आपको पूरा तरीका कैसे सोचना है इन सवालों को। आगे बढ़ूँ इसके बाद में, और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। देखिए क्या करना है इसमें कि A1 और A2 दो समबाहुभुज हैं। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना दे रखा है और A2 के सभी आंतरिक कोण, बाह्य कोणों, अच्छा A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण से इतना अधिक है। ओके, तो A1 और A2 की भुजाओं का योग, पहले तो A1 पे कैलकुलेशन कर सकते हो आप, सीधा बता सकते हो
कि A1080 है तो आप सीधा बोलोगे इसको n-2 और ये आपके पास 180 0 से 0 18 संते 18 पंजे 90 18 6 108 तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। तो पहले वाले A1 के लिए तो आपने निकाल लिया है कि 8 साइड का पॉलीगन है ये, ठीक है। दूसरा अब A2 के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का दोनों का टोटल है वो आपके पास 180 डिग्री होता है। एक रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या दिया है कि आंतरिक कोण बाह्य कोण से इतना अधिक है। एक रिलेशन ये भी दे दिया है इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर 132। दो कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हो इंटीरियर कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर निकालो, कोई भी निकालो। हम ऐसा करता हूँ कि एक्सटीरियर निकाल लेते हैं क्योंकि एक्सटीरियर से निकालना कैलकुलेशन आसान होती है। तो दोनों को -/2 आपको होगी ई, तो 2e आ जाएगा। दोनों को डिफरेंस करो, आपको होगी ये 50 आ रहा है। 50 का 50 में से 2 और माइनस कर दो तो 48 आ रहा है। तो आप कह दोगे सीधा यहाँ से 24, ई की वैल्यू 24 आ रही है। ई की वैल्यू जैसे ही 24 आ रही है तो आप ये वैल्यू आप 360 डिग्री में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से साइड की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 360/n ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है। तो काट लो इसको, 12 दूना 24 और इसको 12 3 36 0 2 से 15 बार। तो दूसरे वाले की साइड आ रही है वो 15 आ गई है। पहले वाले की 8 आई थी, दूसरे वाले की 15, तो दोनों का टोटल आपको होगी 15 और 8 23। तो ये 23 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट, ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेशन करना है इनको, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। ओवरऑल आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और जो भी कंसेप्ट आपके पास और बच गए उनको हम अपकमिंग क्लासेस में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ सर्किल से रिलेटेड कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।